गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस और एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पॉइंट्स जो प्रीलिम्स में आने वाले हैं। और ये पेपर है 4 नवंबर 2021 का। तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। गाइस फर्स्ट आर्टिकल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल और डीजल पे कट की गई है बाई 5 एंड 10 रुपीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कम करने का जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया है? बिकॉज ऑफ द का सीज़न होता है, रबी का सीज़न होता है, खरीफ का सीज़न होता है। तो अगर पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे तो जो फार्मर्स हैं उनको फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज ऑफ द पंप के थ्रू पानी वगैरह देते हैं अपने खेतों को, तो उसमें भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। एंड दूसरे सेकंड थिंग कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को काबू करने के लिए भी और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। और सेकंड फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, तो इसलिए फ्यूल टैक्सेस को क्या किया गया है, कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को कम करने की बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते ही जो काफ़ी सारे स्टेट हैं उन्होंने भी स्टेट लेवाइज कट कर दिया है। आसाम, त्रिपुरा ऐसी अदर स्टेट्स हैं जिन्होंने कम कर दिया। और यहाँ पे गोवा ने सबसे ज़्यादा स्टेट लेवाइज कम किया है, 12 रुपीज़ एंड 17 रुपीज़ पर लीटर। सेकेंड थिंग, सेंटर ने बोला है कि स्टेट्स को क्या आप अपना जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, वैट, उसको भी आप कम कर दीजिए पेट्रोल एंड डीजल पे, जिससे क्या हो कंज्यूमर को कुछ रिलीफ मिल सके। फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, रबी का सीज़न भी आ रहा है, फार्मर्स को भी हेल्प हो और इकोनॉमी बूस्टअप हो। आरबीआई तो पहले से ही कह रहा था कि आप भाई कुछ एक्साइज ड्यूटी कम करिए, जिससे क्या हो इकोनॉमी में थोड़ा बूस्टअप आए। डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें एक्साइज ड्यूटी को कम करने की बात की गई। इससे क्या होगा ना, लगभग जो प्राइस हो जाएंगे, जब वैट टैक्स भी कम हो जाएगा, स्टेट वैट टैक्स कम कर देगी, तो लगभग ये 100 के करीब आ जाएगा और ये 94 के करीब आ जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और ये जो बेस प्राइस तो आप सभी को पता होगा, फ्रेट भी पता होगा। जो डीलर रेट है वो जो पेट्रोल पंप और डीजल पंप का जो ओनर होता है, तो ये उसका रेट होता है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए लगाता है, तो इसमें तो वो कुछ नहीं कम करेगा। तो कम करने के बाद नियर 194 के आसपास हो जाएगा। हम सभी को पता है कि इस टाइम पे फ्यूल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, कहीं कहीं पे तो 110 के ऊपर भी चले गए थे। आप सब सोच रहे हो कि यहाँ पे एक्साइज जो ड्यूटी है उसको कम करने की बात की जा रही है, तो ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? बिकॉज इस एग्ज़ाम से ये तो नहीं, मतलब इस आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके प्रीलिम्स में आ सकता है या आपके मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने में हेल्प करेगा, तो वो ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो क्या होती है, पॉइंट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो क्या होती है, ठीक है। और सभी को पता होगा कि जीएसटी रोल आउट हो गया 2017 से, बट कुछ आइटम्स हैं ना जो जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, तो उन पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। तो होना चाहिए, एक तो एक्साइज ड्यूटी होती है और सेकंड होती है कस्टम ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में फ़र्क क्या होता है, पहले तो ये जान लो। जो कस्टम ड्यूटी होती है ना वो उन आर्टिकल्स पे लगती है, उन आइटम्स पे लगती है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो आउट कंट्री के आउटसाइड से इंपोर्ट करते हैं, तो उन पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कस्टम ड्यूटी लगाती है। तो कस्टम ड्यूटी का अपोजिट होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगती है जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं आइटम्स, तो उन पे कस्टम एक्साइज ड्यूटी लगती है। जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब एक्साइज ड्यूटी जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अब आप बोलोगे पेट्रोल तो हम बाहर से मंगाते हैं, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी क्यों लग रही है? भाई पेट्रोल हम क्रूड ऑयल लेते हैं ना, बट उसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए तो हम अपनी कंट्री में ही तो उसको रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं ना, उसके बाद हम उसको कंट्री में ही रिफाइंड करते हैं, तो जिस वजह से वो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना, ये किस पे लिवाइड की जाती है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे। और जीएसटी किस पे लिवाइड की जाती है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जीएसटी जब हम लगाते हैं जब गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विसेज पे, और एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे। सकते हो जो अल्कोहल है वो भी जीएसटी के परव्यू में नहीं आता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, आप जब कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे मैंने कहा पहले बहुत सारे आइटम्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बट अभी तो जीएसटी रोल आउट हो गया, तो बहुत सारे जो एक्साइज ड्यूटी के प्रोडक्ट्स थे उनको सबस्यूम्ड कर दिया गया है जीएसटी में। तो जीएसटी, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जीएसटी ने क्या किया गया, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस्ड कर दिया है। ड्यूटी किसके थ्रू लगती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगती। इससे रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो वो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। देख लेते हैं, को यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, जिसको कि गवर्नमेंट ने बोला है स्टेट से कि आप इसको कम करिए, को समझ लेते हैं वैट क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स होता है ना, ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है एज अ वैल्यू एडेड एट एवरी पॉइंट, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल तक, मीन्स रॉ मटेरियल से लेके फाइनल रिजल्ट, यानी जो परचेस किया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में।
होता है ना, ये जो वेट लॉ है ना वो स्टेट वाइज होता है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन वेट लॉ, डिफरेंट स्टेट अप्लाई डिफरेंट वेट रेट्स। वैल्यू एडेड टैक्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? बिकॉज ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट, जो डबल टैक्सेशन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। बट अब तो हमारा जीएसटी आ गया है, तो इतना रॉ मटेरियल से लेके डिस्ट्रीब्यूटिंग साइकिल तक, जब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेस करता है तब तक इस पर टैक्स लगता है। तो जो फाइनल टैक्स होता है वो तो कंज्यूमर ही देता है। और जो रॉ मटेरियल इन सब पे लगता है ना, जो भी स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर करते हैं ये सब, तो उनको उसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इसका एक तरीके से जो वेट टैक्स है वो पूरा का पूरा कंज्यूमर पे आ जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन टैक्स कहते हैं। मैंने कहा कि जीएसटी में सारे गुड्स नहीं आए हैं, तो जो गुड्स रह गए हैं उन पे वेट अभी भी कंटिन्यू लग रहा है। आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब जीएसटी से बाहर हैं। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि जीएसटी में कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो आप ये लिस्ट बना के रख लीजिए। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वेट क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, और कौन कौन से प्रोडक्ट जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस आर्टिकल से बस इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। क्या बोला है कि आप डोर टू डोर वैक्सीनेशन का जो एक अभियान है उसको चलाइए। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं ना, हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो गई, अदर स्टेट्स हो गई, जैसे झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय एंड अदर स्टेट, वहाँ पे ना वैक्सीनेशन का जो एक कवरेज है वो बहुत कम है। तो उस कवरेज को इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की है। इस ड्राइव को जो नाम दिया गया वो है हर घर टीका, घर घर टीका। ओके, तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कोवैक्सीन गेट्स WHO इमरजेंसी यूज़ नोट। अब इसका मतलब क्या है कि आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, रिलीफ फॉर दोज विशिंग टू फ्लाई अब्रॉड। जैसे बहुत सारे सिटीज़न होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी वैक्सीन लगवाई है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो फिर वो उन्होंने अगर लगवाई भी है तो वो जिस कंट्री में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर उसको मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो वो उसको काउंट नहीं करेंगे कि आप वैक्सीनेटेड हो। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो WHO ने फिलहाल इसको हरी झंडी दिखा दी है एज ए इमरजेंसी यूज़। टिप से क्या होगा, WHO ने कोवैक्सीन को मतलब एक तरीके से अपना नोट दे दिया है, यानी कि हाँ ठीक है इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इससे एक्सक्लूड किन को रखा गया है? इनफ डेटा नहीं है, इस वजह से इसमें एक्सक्लूडेड कौन है? जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इट मीन्स कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है और वो अब्रॉड फ्लाई करना चाहती है तो नहीं कर सकती, बिकॉज जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए ये यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यानी कि उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वैक्सीन की एफिशिएंसी की तो बोला जा रहा है वायरस है तो इसमें ये 98% तक इफ़ेक्टिव है, बट जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें ये 66% इफ़ेक्टिव है। इस तरीके से WHO ने इसको अपना मतलब अप्रूवल दे दिया है। इस अप्रूवल से क्या होगा, जो कोवैक्स इनिशिएटिव चल रहा था ना उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आप सोचोगे ये कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है, तो मैं आपको कोवैक्स इनिशिएटिव बता देती हूँ। कोवैक्स है ना, इस इनिशिएटिव को 2020 में लॉन्च किया गया। किसके थ्रू? WHO के थ्रू, यूरोपियन कमीशन के थ्रू और फ्रांस के थ्रू, जब पैंडमिक चल रही थी 2020 में। कैसे एक्सेलरेट कर सकते थे? प्रोडक्शन बढ़ा के। किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा के? कि आप जो टेस्ट करते हो, ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, वैक्सीन्स दे रहे हो, तो इन सब का इक्विटेबल एक्सेस हो सारी कंट्रीज़, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो अफोर्ड नहीं कर सकती वहाँ पर भी पहुँचाया जा सके। तो ये टेस्ट ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन्स, इन सब को लेके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। जैसे कि मैंने कहा कि जो कोवैक्स इनिशिएटिव है इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि जितने भी लोग हैं वो वर्ल्ड के चाहे किसी भी कॉर्नर में हो, उनको कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस हो, अवेलेबल हो। तो इन सब के लिए ये कोवैक्स इनिशिएटिव चलाया गया था। अब हमारा जो इनिशिएटिव है ना, इसको कौन लेड कर रहा है? गावी लेड कर रहा है। कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेपी बोलते हैं, एंड WHO, ये सब मिलके इस कोवैक्स वैक्सीन इसको लेड कर रहे हैं, इसको चला। कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है अब हम देख लेते हैं। मैंने गावी की बात की है कि ये गावी क्या है। एक वैक्सीन अलायंस है जो 2000 में क्रिएट किया गया। बिकॉज ऑफ जो में क्या है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का शेयर है। वो दोनों, उनका मेन मोटो क्या है कि जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, चिल्ड्रंस हैं, उन सबको वैक्सीनेट करना। अब ये कोविड तो अभी आया है, बट इससे पहले भी बहुत सारी डिसीज़ थी जिनके लिए वैक्सीन लगना ज़रूरी था। तो उन सब के लिए गावी अलायंस बनाया गया था। कोर पार्टनर्स हैं वो WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है और बिल गेट्स फाउंडेशन है। चीज़ें ना इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इसी से ऑप्शंस बनते हैं।
आपने देखा था CEP, कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जब मैं आपको कोवैक्स इनिशिएटिव के बारे में बता रही थी। तो ये क्या है, ये इसको लॉन्च किया गया है 2017 में। मतलब क्या है कि इसको हम ऐसी ऐसी वैक्सीन्स बनाए जिसके थ्रू हम जो फ्यूचर में एपिडेमिक्स आने वाली ना उनको रोक सकें। ये कहाँ पे फाउंड किया गया था, डावोस स्विट्जरलैंड में, इस गवर्नमेंट के थ्रू नॉर्वे और इंडिया एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वेलकम ट्रस्ट एंड EF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इंडिया भी इंक्लूडेड है। किस गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया था या भाई, इन्हीं सब से तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। इंटरनेशनल गाइस, आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इसमें कि नेक्स्ट आर्टिकल पे आर्टिकल दिया गया है डेंगू से रिलेटेड। भाई डेंगू काफ़ी बढ़ रहा है, ये सबको पता है। डेंगू को मैं कवर कर चुकी हूँ, डेंगू किस मच्छर के थ्रू फैलता है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उन सबको मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने कवर कर लिया है करंट अफेयर की। तो आप जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस को एक बार वॉच कर सकते हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इन पे देख रहे हो, NCPCR ने एक नोटिस इशू किया है NCERT को, ट्रांसजेंडर इंक्लूजन इन मैनुअल, जो मतलब ना उनको इंक्लूड कर लिया गया था NCERT में, मतलब स्टडी के लिए। तो क्यों नोटिस जारी किया है कि बिकॉज NCPCR ने क्यों नोटिस जारी किया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSS के कोई प्रचारक थे, उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन की है NCPCR को कि ने जो नया ट्रेनिंग मैनुअल बनाया उसमें ट्रांसजेंडर को, जो स्कूल में चिल्ड्रन, जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस हैं उनको स्कूल में इंक्लूड कर लिया गया है। तो उनका कहना क्या है कि भाई जो बच्चे हैं ना, जो नॉर्मल हैं, तो वो अब वहाँ पे जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे उनको कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलेगा रिगार्डिंग वॉशरूम, न्यूट्रल वॉशरूम। तो एक तरीके से मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, जिन्होंने कंप्लेन की उन लोगों का कहना है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी इशू हुआ, तो जिस वजह से NCPCR ने क्या किया है, NCERT को नोटिस भेजा और उसके बाद NCERT ने जो ये मैनुअल जारी किया था उसको हटा दिया है अपनी वेबसाइट से। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा इसमें इशू क्या था। अब हम समझ लेते हैं कि NCPCR क्या है। टिप्स इंपॉर्टेंट है, वो NCPCR है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। NCPCR क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कब बनाई गई थी, 2007 में। किस एक्ट के अंडर में इसको बनाया गया था, CBCR एक्ट 2005, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड कि ये 2007 में बनी है, यानी कि अभी रिसेंट टाइम में नहीं बनी है। इसको एक्ट के अंडर में है CPCR 2005। तो अब यहाँ से नेक्स्ट आ जाता है कि किस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। जब भी कोई आप ऐसी संस्था पढ़ोगे ना, तो उसमें किसी न किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होगी और किसी न किसी एक्ट के अंडर में बनी होगी वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करती है। यहाँ से आपको NCPCR पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइज, नेक्स्ट आर्टिकल आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि SC/ST एक्ट कैन नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी न्यूज़, तो ऐसा होता रहता है कि अपनी कंट्री में इश्यूज चलते रहते हैं SC/ST एंड अपर कास्ट को लेके। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट को बनाया गया था 1989 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डिस्क्रिमिनेशन होता है ना अगेंस्ट SC/STs, उसको रोकने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए SC/ST एक्ट लाया गया 1989 में बाय द पार्लियामेंट। कि यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, कि जो एक्ट है, वो जो ये एक्ट है जो SC/ST को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसकी हेल्प से हमने ये SC/ST एक्ट बना दिया है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो कौन सा है। एक तो आर्टिकल 15 है, जो सबको पता होगा। ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोक लगाता है। 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इनमें रखनी है कि जो आर्टिकल 15 है, 17 है, 21 है, ये सब किससे रिलेटेड है, SC/ST एक्ट से। जो SC/ST एक्ट बनाया गया है ना, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न था। प्रोविज़न क्या है कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, ये हमें राइट देता है कि हम SC/ST के लिए एक एक्ट ला सकें। ठीक है, उनको 2018 में अमेंड किया गया था, सबको पता है। यही कहा गया है कि जो अमेंड किया गया एक्ट की, इसमें जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, जो स्टार्टिंग में इंक्वायरी होती है, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप अप्रूवल लो सीनियर अथॉरिटीज़ से। लाइक जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं सर हैं, FIR को फाइल करने के लिए SC/ST एक्ट
मतलब उसमें इंक्वायरी कर सकता है। इसमें यहाँ पे पुलिस ऑफिसर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको SC/ST एक्ट बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कॉर्नर में देख रहे होगे कि US पुट इजराइल मेकर्स ऑफ पिगासस स्पाईवेयर ऑन ब्लैक लिस्ट। पिगासस बहुत दिनों से न्यूज़ में था, चल रहा है। पिगासस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आर्टिकल वाइज, तो आप उसमें देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से पिगासस को नहीं यहाँ पे अगेन पिगासस डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बट आप इतना जान लो कि US ने अभी क्या किया है, जो इजराइल मेकर्स है ना, वेयर को जो बनाते हैं पिगासस को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। लेकिन प्रोसेस टू इन टैक्स डिस्प्यूट, एक कैरियन इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बीच और गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था टैक्स को लेके, तो इससे रिलेटेड है। तो ये टैक्स क्या है ना, यहाँ पे टैक्स की बात कर लेते हैं। ये जो गवर्नमेंट ने ना रेस्ट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया है, तो जिस वजह अब आपको यहाँ से क्या पता होना चाहिए कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, इफेक्टिव टैक्स क्या हो को कि रूल पास कर दे सर्टेन प्रोडक्ट्स, आइटम या सर्विस पे, डील्स या चार्जेस ऑफ कंपनीज पे जो बैक डेट के हों, और उस लॉ को पास कर दिया जाए। और इससे क्या होता है, कंपनीज हर्ट्स होती हैं, कंपनीज को काफ़ी मतलब हर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली उनको नहीं पता होता है कि भाई वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते टैक्स रूल को, बिकॉज अब कुछ और लग रहा है, पहले कुछ और था, अब बैक डेट से लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत का कारण है। यहाँ से आपको रेस्ट्रोस्पेक्टिव टैक्स समझ में आ गया होगा एग्जाम में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में आ सकता है, और आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।